Pharmedicaments, where we unravel the fascinating world of pharmacy and prescription for your curious mind. So, as I have said, I am here with a new video on solution of an exam paper. ये हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड 2021-22 फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन ए का सोल्यूशन करेंगे, बाकी का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सेक्शन ए का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इन आइसोमर्स विद एग्जांपल्स। इन आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, अपने हाथ को अगर देखेंगे तो दोनों ही हाथ हमारे मिरर इमेजेस तो है एक दूसरे की, लेकिन अगर उन दोनों को सुपर इम्पोज किया जाए तो वो नहीं हो सकते। और यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, लैक्टिक एसिड जिसका हमारा एक डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड है और दूसरा लीवो लैक्टिक एसिड है, और नीचे इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। आप देख लीजिए दोनों में हमारा दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है। इधर इसकी मिरर इमेज बनी है तो इधर आ गई वो, लेकिन अगर हम इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, एकदम डिफरेंट होंगे और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है लिमोनियन, इसका भी सेम डेक्स्ट्रो लिमोनियन एंड लीवोलिमोनियन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मीजो कंपाउंड्स विद एग्जांपल। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग देखें तो वो कंपाउंड जिनके दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर्स होंगे उनको हम लोग मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। और जो ये मीजो टर्म है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडल, क्योंकि जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट्स होते हैं कायरल और एकायरल के बीच के। यानी हम मान सकते हैं कि एक हमारा जो कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा हमारे कायरल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। और इनका एग्जाम्पल है हमारा टार्टरिक एसिड, और एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है टार्टरिक एसिड का, जिसमें देख सकते हैं आप कि दो कायरल कार्बन्स हैं और इसीलिए हमारा ये मीजो कंपाउंड का एग्जाम्पल है। एक और इसका एग्जाम्पल है मीजो 1,2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई आइसोमर्स एंड जेड आइसोमर्स दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है हमें। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। ये है इसका एग्जाम्पल जिसमें सी डबल बॉन्ड सी है और दोनों साइड्स पे डिफरेंट कंपाउंड्स अटैच्ड है। ठीक, लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमारा ब्रोमीन और क्लोरीन अटैच्ड है, राइट साइड पे हमारा फ्लोरीन और आयोडीन अटैच्ड है। अब हमें इनकी प्रायोरिटी के बेस पर नंबरिंग करनी है। पहले वाले में अगर हम लोग देखेंगे और ये हम लोग को देखना है कि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों के बीच में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन की है, इसलिए हम लोगों ने ब्रोमीन को 1 नंबर दे दिया है और क्लोरीन को 2nd नंबर दे दिया है। वैसे ही हम लोग राइट साइड करेंगे, फ्लोरीन को 2nd नंबर देंगे और आयोडीन को 1st नंबर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि दोनों साइड जो नंबरिंग है वो डिफरेंट है। जैसे ब्रोमीन और फ्लोरीन की देखिए हम लोग तो 1 और 2 यानी डिफरेंट हो गए, इसलिए हमारा ये अपोजिट नंबरिंग दे रहा है और ई है, ई आइसोमर है ये इन कंपेरिजन टू अनदर। अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन और आयोडीन दोनों में फिर से नंबर डिफर है हमारे, और ये हमारा शो करता है कि ये ई आइसोमर्स है। ठीक, और जेड में अगर आएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी हमारा यहाँ भी है और इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन अटैच्ड है लेफ्ट साइड पर। बट यहाँ पे जैसे कि पहले हुआ था, क्लोरीन को 1 नंबर दिया था, ब्रोमीन को 2nd दिया था, यहाँ भी यही करेंगे, क्लोरीन को 2nd देंगे और ब्रोमीन को 1st देंगे। फिर सेम फ्लोरीन आयोडीन में हम लोगों ने नंबरिंग कर दी है। और अब यहाँ देखेंगे तो हमारा जो दोनों है पहले लाइन में अगर देखा जाए तो हमारा जो सेकेंड दोनों सेम नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा जेड आइसोमर है। नीचे भी देख लेंगे 1 दोनों कॉमन आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला इसको जेड। सेम मीन्स जेड एंड डिफरेंट मीन्स ई। यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं वापस से। ठीक है, ई हमारा जर्मन वर्ड से लिया गया है एंटीजन, जिसका मीन्स होता है अपोजिट, वर्सेस जेड भी जूसामेन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टुगेदर। और हमारा जो ई आइसोमर होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि प्रायोरिटी के बेस पर उनको हम लोग नंबरिंग देते हैं, और हमारा जो पोजीशंस होते हैं वो अपोजिट साइड्स पर अगर आते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग तब हमारा वो ई हो जाता है। और अगर जेड में देखें तो सेम पोजीशंस आती हैं, इसलिए उसको जेड बोलते हैं। अब जो हमारा इसमें अरेंजमेंट होता है ई वाले में उसको ट्रांस कॉन्फिगरेशन बोलते हैं, जेड में हम लोग उसी को सिस कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। स्टीरिक हिंड्रेंस जो होती हैं वो रिड्यूस होती हैं अक्सर हमारे ई आइसोमर्स में, और जेड में इंक्रीज स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। डाइपोल मोमेंट्स हमारा लोअर रहता है ई आइसोमर में और जेड में हायर रहता है। तो ये हमारा इसका डिफरेंस था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, जिसमें आपसे पूछा गया है डिस्कस सीक्वेंस रूल्स। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आई होप आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे, इसको आप ब्रीफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कैन, इनगोल्ड एंड ट्रिलॉक थे, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सीक्वेंस रूल्स
निकाले थे, जैसे कि हम लोग प्रायोरिटी दे सके एटम्स और ग्रुप्स को हमारे स्टीरियो सेंटर के अकॉर्डिंग, जो भी डायरेक्टली बॉन्डेड है उनको। इसमें 3 रूल्स थे बेसिकली, और फोर्थ भी एक ऐड हो जाता है कई जगह पर आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग। देखते हैं हम लोग, तो अभी इसमें 3 ही रूल्स देखे हम लोग। रूल 1 है हमारा, जितना ज़्यादा हमारा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी उस एटम को दी जाएगी जो भी हमारे सिमेट्रिक कार्बन से अटैच्ड है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा सीक्वेंस है, पहले आयोडीन को देंगे, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। सेकंड रूल होता है हमारा कि जो भी हमारे एटम्स अटैच्ड हैं सिमेट्रिक कार्बन पर, अगर वो आइडेंटिकल हैं, तब हम लोग उस केस में क्या करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट कार्बन को देखेंगे उसी में, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे CH3 को हम लोग अगर CH3 CH2 से कंपेयर करेंगे तो हम लोग प्रायोरिटी उसको देंगे CH3 CH2 को, और ऐसे ही आगे हमारी प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी जितने ज़्यादा हमारे कार्बन एटम्स आते जा रहे हैं। ठीक है। थर्ड हमारा ये कहता है रूल कि जब डबल बॉन्ड्स होंगे तो हमें दोनों एटम्स को देखना है जो भी उनसे अटैच्ड है, जब भी हम लोग प्रायोरिटी देंगे। सो हमारा ई क्वेश्चन है जिसमें हम लोग रिएक्टिविटी और एरोमेटिसिटी कंपेयर करेंगे पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफीन की। ठीक है। तो अब इसमें हमें रिलेटिव रिएक्टिविटी देखनी है पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफीन के बीच में। तो जैसा कि आंसर में दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा हमारी रिएक्टिविटी होती है पायरोल की, फिर फ्यूरॉन की और फिर थायोफीन की। क्यों? क्योंकि जो पायरोल होता है हमारा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होता है, क्योंकि इसके पास एक ट्राईवैलेंट नाइट्रोजन होता है, और इसके साथ साथ ये एक ग्रेट मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। और अगर हम लोग पायरोल और बाकी कंपाउंड्स को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पायरोल है हमारा, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पायरोल की पाई गई है। इसी तरह अगर हम लोग देखें फ्यूरॉन का, तो ये भी रिएक्टिव है, बट पायरोल के जितना रिएक्टिव नहीं। अब इसके पीछे का फैक्ट ये है कि जो ऑक्सीजन होता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके कार्बन रिंग पर, जिसकी वजह से हमारा पायरोल ज़्यादा हो जाता है और फ्यूरॉन कम हो जाता है। लास्टली हम लोग आते हैं थायोफीन पे। अब हमें पता है कि थायोफीन के स्ट्रक्चर में सल्फर होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होती है थायोफीन से, और ये विड्रॉ कर पाएगा कम इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के इन कंपैरिजन टू फ्यूरॉन। तो इसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा हमारे पास कि जो ओवरलैपिंग है p ऑर्बिटल्स पर वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगी या लैक हो जाएगा उसका, और एक मेसोमेरिक इफेक्ट भी जो है हमारा वो कम आएगा। इसी वजह से हमारी थायोफीन की सबसे कम होती है। अब अगर हम लोग एरोमेटिसिटी भी देखते हैं तो जो थायोफीन की एरोमेटिसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, फिर पायरोल की और लास्टली फ्यूरॉन की। क्योंकि नीचे देखिए हमने नंबर्स भी दिए हुए हैं। रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा होती है थायोफीन की, फिर पायरोल की और लास्टली फ्यूरॉन की। सल्फर की 29, नाइट्रोजन की 22 एंड ऑक्सीजन की हमारी होती है 60, जिसकी वजह से ही हमारा जो एरोमेटिसिटी है वो थायोफीन की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ, व्हाट इज द रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ फ्यूरॉन, गिव इट्स रिएक्शन। सो हियर इट इज, जब भी हमारा फ्यूरॉन रिडक्शन करता है निकल की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन फॉर्म होता है, जो कि हमारे सॉल्वेंट की तरह यूज होता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में। जी क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ ऑक्साजोल। सो हमारा यहाँ पे ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर है, ये एक 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों के बीच में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। इसके फार्मास्यूटिकल यूजेस कई जगह होते हैं, जैसे इसको हम लोग एंटी अल्सर एजेंट, एंटी हेलमेंटिक, एंटी फंगल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कन्वर्जेंट एंड कैंसर ट्रीटमेंट, कई जगह हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। एच क्वेश्चन इज राइट द फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन। सो यहाँ पे है हमारे क्विनोलिन, हमारा एक हाई बॉइलिंग बेसिक सॉल्वेंट है जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल डाइज, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, इन सब में। इसके साथ साथ ये एंटी मलेरियल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। अगर आइसोक्विनोलिन पे गौर करते हैं तो कुछ सिमिलर भी हैं हमारे, जैसे कि एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंजाइम इनहिबिटर, एंटी स्पैस्मोडिक, इनकी तरह हमारा आइसोक्विनोलिन यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन क्या है, हमारी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है जो कि रिड्यूस करती है ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को, मेनली अगर देखा जाए तो बेंजीन रिंग्स को, एल्कली मेटल्स का यूज़ करके, जैसे सोडियम या लिथियम, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में या अल्कोहल की प्रेजेंस में सॉल्वेंट की तरह, और फॉर्म करती है रेडिकल आयंस को, जिसकी वजह से कई सारे कंपाउंड्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारे फॉर्मेशन हो सकता है। इसको हम लोग रिसर्चेज में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सके। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है जे, डिस्कस द क्लेजन स्कीमेटिक कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं करते, सीधे क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। जो क्लेजन स्कीमेटिक कंडेंसेशन रिएक्शन है ये दो कंपाउंड्स के बीच होती है। पहला कंपाउंड होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड,
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और दूसरा कंपाउंड हमारा होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड या कोई कीटोन जिनके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो, और डाइल्यूट बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी प्रेजेंस में होती है, जिससे कि हमारा क्या फॉर्म होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होता है। अब नीचे इसकी रिएक्शन भी दी हुई है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए हमने ऊपर क्या बात की, वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो ये देखिए हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, इसका नाम है बेंजोल्डिहाइड। नेक्स्ट हम लोगों ने लिया एसिटाल्डिहाइड। इसमें क्या देखना था कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन हो, और वो भी एलिफेटिक हो। तो यहाँ पे हमारा एसिटाल्डिहाइड लिया है, जैसे कि ऊपर बताया था डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, यानी किसी भी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होगी। और लास्ट में हमारा सिनेमल्डिहाइड बन रहा है। कैसे बन रहा है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से, और इसको पूरा अगर हम देखेंगे, हम लोग को निकालना है वाटर, ठीक। यहाँ से निकला ऑक्सीजन और यहाँ से निकलेगा हमारा 2 हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन निकला, यहाँ ऑक्सीजन निकला, दोनों कंपाउंड होकर बनाया हमारे वाटर, और ये हमारा निकल गया। इसी बात देखिए यहाँ पे बचा क्या, बेंजीन और CH बचा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, बेंजीन और CH, ठीक। फिर डबल बॉन्ड लगाई हम लोगों ने। यहाँ पे क्या बचा, 2 हाइड्रोजन गए, 1 हाइड्रोजन बचा, यानी क्या बचा, CH, और ये CHO पूरा पूरा आ गया, ठीक। तो यहाँ पे एक हमारा हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये पूरा हमारा बन के कहलाता है सिनेमल्डिहाइड। इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक निकाली है जो कि मैं आपसे बताना चाहूँगी। इस हमारी रिएक्शन का नाम क्या है, क्लेजन। तो हम ये मान रहे हैं कि क्लेजन एक अंग्रेज है और वो कह रहा है, क्लेजन सेज, इससे अब हिंदी बनने की कोशिश करे वो, ए बेन असी से हटी जाओ, बेन असी से हटी जाओ, सोडा में पानी मिलाना है क्योंकि सिनेमा देखने जाना है। क्लेजन सेज, बेन असी से हटी जाओ, सोडा में पानी मिलाना है जिससे, क्योंकि सिनेमा देखने जाना है, ठीक है। तो ये आज मेरी थी आज की ये ट्रिक। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ और चाहिए या इससे रिलेटेड कुछ चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट। फार्म मेडिकमेंट के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन करें, जिससे कि मैं उसको भी डाउट है।